हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले जयशंकर साहब एक मीटिंग में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक बात कही। मैं सोच रहा हूं कि वो बात आपके बीच में शेयर करूं और उस चीज़ के ऊपर अगर चर्चा की जाए तो यही देखा जाएगा कि जयशंकर साहब ने जो भी ये बात कही है वो बिल्कुल करेक्ट कही। उन्होंने इस तरह की बात कही कि उनका कहना था कि भारत के साथ अगर ये 3 घटना घटित ना होती या फिर सही टाइम पे घटित हो जाती तो भारत आज कुछ और ही होता। ये 3 मेजर गलतियां हैं जो भारत को बहुत पीछे लेकर के गई। अगर हम बात करें कि ये मेजर गलतियां कौन सी है, जिसमें पहली अगर बात करें तो पहला उन्होंने कहा कि जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो बहुत गलत हुआ। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो उसमें ना सिर्फ भारत पाकिस्तान अलग हुए बल्कि बांग्लादेश भी अलग हुआ। मतलब दूसरा टॉपिक उनका था कि जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो काफ़ी देरी से हुआ। और तीसरा टॉपिक की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स आए वो काफ़ी लेट आए। जयशंकर साहब ने जब ये तीनों बात कही तो इनके मायने अलग अलग निकले और इनको जब रिसर्च किया गया, देखा गया, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है उनके द्वारा देखा गया तो वाकई ये बात समझ में आई कि हाँ, जयशंकर साहब ने जो ये बातें कही हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हिट करने वाली है। और ये वाकई दर्शाती हैं कि भारत अगर इन गलतियों में नहीं होता, भारत अगर पहले ही ये सारे कार्य कर चुका होता या पहले ये सारी चीज़ें घटित हो चुकी होती इंडिया के साथ, तो आज इंडिया हो सकता है चाइना से भी आगे होता, या हो सकता है चाइना के टक्कर में होता, अमेरिका के पास में होता, या फिर मतलब यूँ कहें कि भारत बहुत कुछ कर सकता था। तो हम जो है इन तीनों पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जयशंकर साहब ने। जयशंकर साहब ने जो पहला पॉइंट कहा था कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, भारत का जो पार्टीशन हुआ वो बहुत गलत हुआ। ये पार्टीशन गलत होने की वजह से भारत ने अपना हिस्सा तो खोया ही खोया, भारत ने व्यापार में भी काफ़ी हद तक लॉस उठाया। भारत व्यापार के मामले में भी काफ़ी हद तक पीछे हो गया। भारत का जो व्यापार सीधे सेंट्रल एशिया के साथ हो सकता था, भारत का जो व्यापार सरल रास्ते से अरब कंट्री के साथ हो सकता था, ऑयल परचेज अरब कंट्री के साथ आसानी से कर सकते थे, वो हमने खो दिया। बांग्लादेश के रूप में अगर देखें तो बांग्लादेश को खोने के साथ साथ हमने जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी खो दी, कपड़े का जो व्यापार है हमने वो भी खो दिया। इतने अच्छे में हम नहीं कर सकते थे। जहां हमने पाकिस्तान को जियोग्राफिकली खोया है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 8,81,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा खोया है, वहीं हमने बांग्लादेश के साथ में 1,48,000 से ऊपर का हिस्सा है वो खोया है। तो ये सारी चीज़ें खोने के बाद भारत को काफ़ी ज़्यादा आप कहिए लॉस का सामना करना पड़ा। दूसरी बात जो उन्होंने कही न्यूक्लियर टेस्ट में देरी। आप जानते हो भारत का जो न्यूक्लियर सफल परीक्षण हुआ वो 1998 में हुआ। अब अगर ये न्यूक्लियर परीक्षण भारत का बहुत पहले हो चुका होता तो जो अक्साइड चीन हमने खोया है और जो पीओके हमने खोया वो हम खो नहीं सकते थे, उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते थे। तो जो भारत ने जियोग्राफिकली आप कहिए पीओके के साथ, अक्साइड चीन के साथ जो हिस्सा हमारा गया है वो हिस्सा हमारा नहीं जाता, क्योंकि पहले ही पार्टीशन होने की वजह से पाकिस्तान का जो एक बड़ा मेजर जियोग्राफिकली हिस्सा था वो तो हम खो ही चुके थे। जो पीओके वाला हिस्सा था वो अफगानिस्तान के साथ सीधे बखान कॉरिडोर के साथ साझा होता था। अगर ये हिस्सा पूरी तरह से बखान कॉरिडोर के साथ अफगानिस्तान के साथ साझा हो जाता तो उससे क्या होता कि भारत सीधे मान लीजिए पाकिस्तान से तो व्यापार नहीं कर पा रहे थे हम, पाकिस्तान के साथ तो हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो ही चुका था, लेकिन हम अफगानिस्तान के साथ उस रास्ते से जाके जो सेंट्रल एशिया है, जो यूरोप है और जो अरब कंट्रीज है उनके साथ जुड़ सकते थे भूमि के माध्यम से, सड़क के माध्यम से। और जो हमारा आईनी एयरवेज बनाया गया था वो बनाया ही इसीलिए गया था कि जो बखान कॉरिडोर है उसके पास से भारत से सीधे कनेक्टिविटी हो जाए और ज़रूरत पड़ने पर बाई चांस अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ होता है, हमारा युद्ध चाइना के साथ होता है तो हम उनके साथ आसानी से लड़ सकें और जो हमारे कुछ लोग हैं उनको रेस्क्यू कर सकें। जैसे जब अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस आया, तालिबान की जब सरकारें आई, तब हमने आईनी एयरवेज के माध्यम से ही हमारे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया था। तो इसीलिए वो एयरवेज बनाया गया था। लेकिन जो पीओके हमारे पास से चला गया इसका भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। टूरिज्म का जो पॉइंट था वो खोया, इससे इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। तो जयशंकर साहब ने कहा कि जो न्यूक्लियर टेस्ट में देरी हुई वो वाकई उन्होंने सही कहा है, क्योंकि अगर ये टाइम पर हो जाता, जो चाइना के साथ अक्साई चीन वाला घटना घटित हुई वो नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा जब से भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, सफल परीक्षण किया है,
तब से चाइना ने भी भारत को छेड़ नहीं लिया है उस तरह से, भारत के साथ उस तरह से हरकतें नहीं की जिस तरह से उसने अक्साई चीन को अपने कब्जे में लिया था। हाँ, चाइना कभी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है, कभी गलवान वैली इंसिडेंट होता है, कभी पेंगोंगत्सो लेक के पास आकर चाइना जो एक्टिविटीज़ है वो करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बात दर्शाती है कि चाइना न्यूक्लियर वेपन होने के बाद भारत के साथ उस तरह से नहीं उलझना चाहता, भारत के साथ उतना जो युद्ध है वो नहीं करना चाहता। दूसरी बात, चाइना अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। चाइना बड़ा युद्ध इसीलिए नहीं लड़ा है क्योंकि चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। उसकी इकोनॉमी क्या है, हाई पर जा रही है, इसीलिए वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाना चाहता है। वो इसीलिए कभी भी बड़े युद्ध में नहीं उलझेगा। और अमेरिका चाहता है कि चाइना एक बड़े युद्ध में उलझे, क्योंकि अगर चाइना बड़े युद्ध में नहीं उलझेगा तो उसकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी और वो अमेरिका की टक्कर में आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि चाइना उलझे और चाइना उलझना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो ग्रो करे। अगर हम देश की बात करें भारत की, तो भारत का जो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट हुआ वो काफ़ी लेट हुआ। अगर ये पहले हो जाता तो हम हमारे जो लोकेटेड पॉइंट है वो नहीं खोते। तीसरी बात, एलपीजी रिफॉर्म का। एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आया और वो आने के बाद भारत की जो इकोनॉमी है वो खुली। हम पहले विदेशी जो कंपनी है उनको भारत के अंदर आने नहीं देते थे, क्योंकि हमारा मानना था, क्योंकि जब देश गुलाम हुआ था तब एक कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने ही आई थी और उसने धीरे धीरे करके भारत को गुलाम बना लिया था। तो हम बड़ी मुश्किल से 200 साल के बाद आज़ाद हुए थे। तो भारत चाहता था कि हम किसी भी तरह की कंपनी को भारत में नहीं आने देंगे, और अगर आएगी तो हम उस पर बहुत सारे वो जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद आने देंगे कि हाँ ये वाकई में भारत आ सकती है या नहीं आ सकती है, तब उसको हम भारत में आने देंगे। तो इस तरह की चीज़ें भारत ने अपनाई, एलपीजी अपनाई। तो उससे हुआ क्या, भारत का जो व्यापार है वो दूसरे देशों के साथ हो नहीं पाया। जो इकोनॉमिक घाटा गया भारत को वो इसीलिए गया। अगर एक बात कहें कि चाइना के साथ हम क्यों पिछड़ गए, चाइना के साथ ही हमारी जो इकोनॉमी थी आज़ादी के टाइम पे सेम थी, लेकिन बाद में हम चाइना से पिछड़ गए। तो चाइना से क्यों पिछड़ गए, चाइना से पिछड़ने का यही एक रीज़न था कि हमारे जो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आए वो काफ़ी लेट आए और चाइना उस टाइम तक काफ़ी आगे निकल चुका था। इसीलिए एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद भारत ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सेटबैक भी कहेंगे, ये भारत की हो सकता है गलती कहेंगे। वैसे भारत की गलती कह नहीं सकते, क्योंकि भारत बहुत दिनों के बाद आज़ाद हुआ था और हम नहीं चाहते थे कि हम फिर से किसी के गुलाम बने। लेकिन जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को खोला गया, उसके बाद से भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ये आपने भी देखा। अभी कोई ज़्यादा ईयर्स नहीं हुए हैं, लगभग 35 साल के आसपास, 36 साल के आसपास हुए हैं। तो इसमें भारत ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। आने वाले हम 50 साल में 2047 जो हमारा टारगेट है कि भारत विकसित बन पाए, हाँ हालांकि ये होना थोड़ा मुश्किल है, पर एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं और हो सकता है हम थोड़ा आसपास पहुंच जाए, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जयशंकर साहब ने ये तीनों बातें कही है, ये काफ़ी हद तक मुझे लगा सही कही है उन्होंने, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया। आपको ऐसा कोई और पॉइंट लगता हो जिसमें आपको लगता हो कि नहीं सर ये और होना था, जिससे कि भारत अगर ये पहले हो जाता या ये फिर घटना घटित नहीं होती तो भारत आज और आगे होता? आप इस तरह की अगर आपको लगता हो पॉइंट तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।